मेरे सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। क्रांतिकारियों की कहानी के श्रृंखला में आज मैं जिनकी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, उन्हें असल में काकोरी कांड के योजनाकार के रूप में जाना जाता है और उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल भारत में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के एक महान नेता थे। उन्हें आज़ादी से बहुत लगाव और प्यार था। उन्होंने आज़ादी के लिए हुए कई आंदोलनों में खास भूमिका निभाई। वे किसी बात से नहीं डरते थे। उनकी बहादुरी, समर्पण और त्याग की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए उन्होंने युवकों को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी तुलना पश्चिमी देशों के क्रांतिकारी नेता मैजनी और गैरीबाल्डी से की जाती है। बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 11 जून सन 1897 में हुआ था। उनके पूर्वज ग्वालियर राज्य के तोमड़गढ़ क्षेत्र में रहते थे। उनके पिता मुरलीधर इसी शहर की कचहरी में काम करते थे और रोजगार की तलाश में शाहजहांपुर आए थे। बिस्मिल के पिता ने धन के अभाव में भी अपने बेटे की शिक्षा की व्यवस्था की। बिस्मिल ने अपनी शुरुआती शिक्षा माध्यमिक विद्यालय से की। आगे अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने मिशन स्कूल में दाखिला लिया। शाहजहांपुर उनकी गतिविधियों का केंद्र था। वे परिवार के सभी के प्रिय थे। जब वे 7वीं कक्षा में गए तो उनके पिता ने उन्हें हिंदी की शिक्षा देनी शुरू कर दी। उर्दू की शिक्षा के लिए उन्हें मौलवी के पास भी भेजा जाता था। उर्दू की जानकारी बढ़ाने के लिए उन्होंने उर्दू भाषा के लिखे उपन्यास भी पढ़े। उनकी भगवान के प्रति आस्था थी। मुंशी इंद्रजीत उनकी भक्ति भावना से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने रामप्रसाद जी को सांध्य वंदना यानी कि पारंपरिक प्रार्थना की शिक्षा दी। इंद्रजीत ने ही उन्हें आर्य समाज के बारे में बताया। रामप्रसाद जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का अध्ययन किया। यह किताब स्वामी दयानंद की लिखी है। पुस्तक उन्हें गहराई तक छू गई। इससे रामप्रसाद बिस्मिल को बहादुरी से जीवन जीने की राह मिली। रामप्रसाद ने ब्रह्मचर्य का पालन महज मौखिक नहीं बल्कि उसे जीवन में उतार कर किया। इसके लिए उन्होंने सूर्यास्त के बाद खाना छोड़ दिया। वह तीखे और मसालेदार व्यंजनों से परहेज करने लगे। साथ ही नमक का प्रयोग भी कम कर दिया। ब्रह्मचर्य के पालन और नियमित व्यायाम से उनके चेहरे पर तेज दिखने लगा। इससे उनका शरीर भी फौलाद के समान हो गया। इसी दौरान वह स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए। वह भी एक महान देशभक्त और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति और धर्म के बारे में रामप्रसाद को परामर्श दिया। उन्होंने कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने का भी सुझाव दिया। सोमदेव की देखरेख में ही रामप्रसाद ने धर्म और राजनीति के विषयों में गहरी समझ हासिल की। सन 1916 में भाई परमानंद को लाहौर कांड की सुनवाई में मौत की सजा दी गई। उन्होंने एक किताब लिखी थी। रामप्रसाद ने उस किताब को पढ़ने के बाद सच्चे दिल से उसकी प्रशंसा की थी। इससे उनकी परमानंद जी के प्रति आस्था और गहरी हो गई। जब उन्होंने परमानंद जी को दी गई फांसी की सजा के बारे में सुना तो वे काफ़ी क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज सरकार से इस अन्याय का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में स्वामी सोमदेव को भी बताया। इस पर उनके गुरु ने कहा, प्रतिज्ञा करना तो आसान है लेकिन इसे पूरा करना काफ़ी मुश्किल है। तब रामप्रसाद जी ने स्वामी सोमदेव के पैर छूते हुए कहा, यदि मुझे इन पवित्र चरणों का आशीर्वाद मिला तो मैं अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करूंगा। मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। उस समय देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से प्रभावित होकर लोग देश की आज़ादी के लिए प्रेरित हो रहे थे। बिस्मिल की मां एक धर्मपरायण और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे बहादुर और देशभक्त भी थी। अपनी मां से बिस्मिल काफ़ी प्रभावित थे। इससे उन्हें महान क्रांतिकारी बनने में मदद मिली। उनकी मां ही थी जिनकी प्रेरणा से बिस्मिल ने अपनी जिंदगी देश पर न्यौछावर कर दी। बिस्मिल की बचपन से ही खेलकूद में रुचि थी। घुड़सवारी, व्यायाम, तैराकी, शब्दभेदी, निशानेबाजी और कुश्ती उनके पसंदीदा खेल थे। उस समय उन्होंने पैदल कई किलोमीटर तक यात्रा की थी। देशभक्ति, साहस और बहादुरी तो जैसे उन्हें भगवान से उपहार में मिली थी। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। वे कभी हार नहीं मानते थे। जब बिस्मिल हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, वे पंडित गेंदालाल दीक्षित के आंदोलनकारी गुट से जुड़ गए थे। गेंदालाल की आंदोलनकारी गतिविधियों से अंग्रेजों में खलबली मच गई। गेंदालाल को अंग्रेजों ने ग्वालियर जेल में बंद कर दिया। बिस्मिल जब 19 वर्ष के थे तब उन्होंने गेंदालाल को जेल से छुड़ाने के लिए डाका डालने की योजना बनाई।
इसके लिए उन्होंने 15 सदस्यों के एक दल का गठन किया। जब गांव के लोगों को उनकी इस योजना का पता चला तो उन्होंने बिस्मिल को रोकने की कोशिश की। ग्रामीणों ने उनके गुट पर पत्थर भी फेंके। पत्थरबाजी से घायल होने के बावजूद वह अपने संगठन को निर्देश देते रहे और गांव वालों को पत्थर फेंकने से मना करते रहे। इस पर भी जब गांव वाले नहीं माने तो उन्होंने गोली चला दी। इस पर ग्रामीण भाग खड़े हुए और बिस्मिल अपने मिशन में कामयाब रहे। आंदोलन के दौरान वह काफ़ी उत्तेजित हो जाते थे। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात अशफाक उल्लाह से हुई। वह भी शाहजहांपुर में रहते थे। बाद में वे एक दूसरे के भरोसेमंद दोस्त बन गए। महात्मा गांधी के 1922 के असहयोग आंदोलन को बंद करने से क्रांतिकारी आंदोलन को काफ़ी बल मिला। क्रांतिकारियों ने द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से एक अखिल भारतीय दल का गठन किया। क्रांतिकारियों को आम जनता का सहयोग हासिल था। उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ रहा था। आज़ादी के आंदोलन के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को कपड़े, भोजन तक मुहैया कराना भी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा था। हथियार इकट्ठे करना दूसरी बड़ी समस्या थी। युवा क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ने के लिए रिवॉल्वर, बम और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाना और उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र काशी यानी वाराणसी को बनाना शामिल था। इस संघ ने 1925 में क्रांतिकारी नाम से एक घोषणा पत्र छपवाया था। यह घोषणा पत्र लाहौर से लेकर कलकत्ता तक एक ही दिन बांटा था। इससे सरकार डर गई। इसके माध्यम से संघ ने अपने लक्ष्य और उद्देश्यों से लोगों को परिचित कराया। घोषणा पत्र के मुताबिक सबको समानता का अधिकार होगा। वे भेदभाव के सभी कारणों को खत्म कर देना चाहते थे। रामप्रसाद बिस्मिल को संघ के शाहजहांपुर खंड का मुख्य व्यवस्थापक बनाया गया। उनके अनुभव संघ के लिए बहुमूल्य साबित हुए। एक दिन बिस्मिल रेलगाड़ी से शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे थे। एक स्टेशन पर उनकी नज़र स्टेशन मास्टर पर पड़ी, जो नोटों से भरा बैग लिए था। स्टेशन मास्टर ने वह बैग गार्ड के वैन में रख दिया। बिस्मिल इस गतिविधि को बारीकी से देखना चाहते थे, इसीलिए वह गार्ड के बगल वाले डिब्बे में जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि उन सब ने नोटों से भरा लोहे का संदूक लखनऊ पहुंचाया। इस दौरान वहां सुरक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने स्टेशन की सारिणी को ट्रेन का नंबर और समय लिख दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि उस संदूक में तकरीबन 10,000 रुपए रहे होंगे। उन्होंने इस सुनहरे पल को हाथ से नहीं निकलने देने का फैसला किया। यहीं बिस्मिल ने ट्रेन लूटने की योजना बना ली। कुछ दिन बाद ही काशी, कानपुर, लखनऊ और आगरा के क्रांतिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में बिस्मिल ने अपनी योजना के बारे में बताया। वे लूट की रकम से अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि हम सरकार के धन को लूट लेते हैं तो अपनी गतिविधियों को भली प्रकार से चला सकेंगे। हम अधिक समय तक अपने लोगों को कोष की कमी की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह कार्य कठिन तो है, फिर भी यह फायदेमंद है। इसे अंजाम देने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, लेकिन हमारी कोशिशें ही हमें फ़ायदा देंगी। सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि क्रांतिकारी सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं। योजना के मुताबिक 9 अगस्त 1925 की शाम को रामप्रसाद और उनके क्रांतिकारी साथियों ने 8 नंबर की आती हुई ट्रेन को काकोरी के नज़दीक रोककर लूट लिया। इस घटना को अंजाम देकर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सामने एक बड़ा धमाका कर दिया। काकोरी घटना के बाद पुलिस काफी सजग हो गई। हालांकि वह इस घटना में शामिल लोगों की शिनाख्त नहीं कर सकी। इसके लिए दिल्ली और कलकत्ते के जासूसों को बुलाया गया। लोगों ने बिस्मिल को सुझाव दिया कि वे जगह छोड़ दें, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई भी पुलिस को उनके बारे में जानकारी नहीं देगा। यदि उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाता है तो बिना किसी सबूत के वे रिहा हो जाएंगे। उन्हें यकीन था कि कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वे गलत साबित हुए। बिस्मिल नहीं जानते थे कि उनके संघ के 2 साथी ही उन्हें धोखा देंगे। इस पर उनके शब्द थे, जिसे मैंने हार समझकर गले में पहन रखा था, वह सांप निकला और डस लिया। जब पुलिस बिस्मिल को गिरफ्तार कर जेल ले गई तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक महान कार्य किया है। उस समय कोतवाल टीकाराम बिस्मिल को बिना हथकड़ियों के थाने लाया था। बिस्मिल थाने में अकेले बैठे थे, जबकि थाने के सभी कर्मचारी उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही में व्यस्त थे। उनके पास वहां से भाग जाने का बेहतर मौका था। बिस्मिल ने इस घटना का जिक्र अपनी किताब काकोरी के शहीद में किया है। उन्होंने लिखा है, मैं बड़ी आसानी से कोतवाली से भाग सकता था, लेकिन अगले ही पल मैं सोचने लगा कि मेरे भागने के बाद उस गरीब हवलदार का क्या होगा जो मेरी देखरेख के लिए तैनात था।
हवलदार की नौकरी चली जाएगी और उसकी पत्नी और बच्चों को मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ेगी। मैंने अपने आप सोचा कि मैं एक कायर की तरह नहीं भाग सकता। पुलिस ने सारी औपचारिकताएं निपटाकर उन्हें जेल भेज दिया। कैद में बिस्मिल से पुलिस अधीक्षक ने बंगाल के क्रांतिकारियों के बारे में पूछताछ की। अधीक्षक ने उन्हें इंग्लैंड घूमने और इनाम के तौर पर 15,000 रुपये देने का आकर्षक लालच भी दिया। जब बिस्मिल राजी नहीं हुए तो उसने उन्हें डराया धमकाया भी, लेकिन इन सब से बिना डरे बिस्मिल अपने आदर्शों पर अडिग रहे। प्राथमिक तहकीकात के बाद उन्हें काकोरी लूट के मामले में सत्र न्यायालय भेज दिया गया। जज ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उनके साथ राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को भी मौत की सजा से नवाजा गया। इसके अलावा उनके अन्य दोस्तों को 12 वर्ष कैद की सजा दी गई। अपने फैसले में जज ने कहा काकोरी कांड को अंजाम देने के सूत्रधार रामप्रसाद बिस्मिल ही थे। फांसी के एक दिन पहले 18 दिसंबर 1927 को बिस्मिल से मिलने उनकी मां गोरखपुर जेल पहुंची। आज़ादी का यह नायक वहां जंजीरों से बंधा था। हालांकि बिस्मिल के लिए यह गहने की तरह था। यह अंतिम मौका था जब वह अपनी मां को देख रहे थे और उन्हें मां कह रहे थे। वह कुछ भी बोल नहीं सके और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर उनकी मां ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुमने खुद को जीत लिया है, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। सारी जिंदगी तुम अपने देश की हालत के बारे में सोचकर रोते रहे और आज तुम मुझे देखकर परेशान हो। मैं तो सोचती थी कि ब्रिटिश सरकार तुम्हारा नाम सुनकर ही कांप उठती होगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मौत से डर जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे ही रोना था तो तुमने यह सब किया ही क्यों? आखिर कायरता दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? अगर तुम फांसी पर हंसते हुए चढ़ोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। मुझे गर्व होगा कि मेरे बेटे ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है। मेरा यह फर्ज था कि तुम्हें पाल पोस कर इस देश के लिए तैयार करूं और इसके बाद तुम देश की धरोहर बनो। मुझे तुम्हारी फांसी का कोई अफसोस नहीं है। बिस्मिल ने यहाँ अपनी माँ को रोका और कहा, आप मेरी माँ हैं और इसके बावजूद आप मेरे आंसुओं को नहीं समझ रही हैं। मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ। जैसे आग के पास जाते ही मक्खन पिघल जाता है, ठीक वैसे ही मैं आपको देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाया। मैं फांसी की सज़ा से संतुष्ट हूँ। मेरी आंखों के ये आंसू आपको समर्पित हैं। कल सुबह आप सुनेंगी कि आपका यह लाल कैसे हंसते हंसते बड़ी बहादुरी के साथ फांसी के तख्ते पर झूल गया है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि फांसी चढ़ते समय मेरे पैर न लड़खड़ाएं। रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के दिन भी हमेशा की तरह उन्होंने सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान की पूजा की। पूजा के बाद बिस्मिल ने आखिरी खत अपनी मां के नाम लिखा। इसके बाद शांति से अपनी मौत का इंतजार करने लगे। जब जेल कर्मी फांसी के लिए उन्हें लेने आए तो खड़े होकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने के बाद वह अपनी अंतिम यात्रा पर चल पड़े। फांसी के लिए जाते समय उनके पैर जरा भी नहीं लड़खड़ाए। वह एक नायक की तरह तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। जेल में मौजूद अफसर यह देखकर हैरान थे। फांसी के तख्ते पर पहुंचते ही उन्होंने कहा, मैं इस ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश करना चाहता हूं। इसके बाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे के सामने खड़े होकर भगवान को प्रणाम किया और हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। बिस्मिल को फांसी देते समय जेल के आसपास काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। फांसी के बाद गोरखपुर वासियों ने उनके पार्थिव शरीर को सारे शहर में घुमाया। इस दौरान लोगों ने उन पर पैसे और फूलों की बरसात की। रामप्रसाद बिस्मिल ने उन चुनिंदा शहीदों में अपना नाम दर्ज कराया जिन्होंने भारत की आज़ादी का सपना देखा था और उसे साकार करने के लिए अपनी आहुति तक दे दी। बिस्मिल के नाम से रामप्रसाद को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाना जाता है। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसे हिंदी साहित्य की बेशकीमती धरोहर माना जाता है। अपनी आत्मकथा के अंत में उन्होंने कुछ चुनिंदा कविताओं को भी लिखा है। उनकी कविता की हर लाइन देश प्रेम से ओतप्रोत है। ऐसी ही एक कविता में उन्होंने प्रार्थना की है कि अगर मुझे जन्म देना चाहते हो तो भारत भूमि पर ही देना। साथ ही मुझे यह आशीर्वाद भी देना कि मैं हर जन्म में अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकूं। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अशफाक उल्लाह के साथ दोस्ती का जिक्र किया है। उन्होंने अशफाक के बारे में लिखा है, कुछ ही दिनों में तुम मेरे भाई बन गए, लेकिन तुम एक भाई बनकर ही नहीं रहना चाहते थे, तुम दोस्त बनना चाहते थे और कुछ ही दिनों में तुम्हें भी जीत मिल गई। हर शख्स परेशान था। मैं आर्य समाज का एक कट्टर सदस्य था और तुम एक मुस्लिम। लोग परेशान थे कि आखिर हम दोस्त कैसे बन गए। मैं आर्य समाज के हॉस्टल में रहता था
लेकिन इससे तुम भी परेशान नहीं हुए। मैं आर्य समाज के हॉस्टल में रहता था, लेकिन इससे तुम भी परेशान नहीं हुए। मेरे दोस्तों ने कई बार तुम पर शक भी किया, लेकिन तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कई बार दंगों के दौरान तुम्हारे मुस्लिम भाइयों ने भी तुम्हें काफ़ी परेशान किया, लेकिन तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुमने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। तुम एक सच्चे मुसलमान और एक सच्चे देशभक्त थे। अगर कभी किसी चीज़ को लेकर तुम परेशान हुए तो वह हिंदू मुस्लिम एकता थी। तुमने देश की तरक्की के लिए इन दोनों कौमों को पास लाने की बात की, किसी जाति या व्यक्ति विशेष की पहचान बनाने की नहीं। जब मैंने हिंदी में कोई लेख लिखा तो तुमने हमेशा उर्दू में लिखने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, क्योंकि तुम चाहते थे कि उसे मुस्लिम भी पढ़ें। तुम अपने परिवार में बातचीत के दौरान भी हिंदी का इस्तेमाल करते थे, जिससे सब आश्चर्य करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जेल में ब्रिटिश पुलिस के सख्त पहरों के बावजूद अपनी आत्मकथा लिखकर जेल के बाहर पहुंचाने में सफल रहे। यह अपने आप में एक साहसी कदम था। उन्होंने अपनी आत्मकथा के आखिरी पन्ने फांसी के 2 दिन पहले 17 दिसंबर को पूरे किए और अगले दिन अपने दोस्त शिव वर्मा के हाथों इसे जेल से बाहर भेजा। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा 1929 में प्रकाशित की गई, जिसे जल्दी ही ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। आज ज़रूरत है इन क्रांतिकारियों की कहानियों को फिर से दोहराने का। मेरी कहानियों के इस सीरीज में मैं ऐसे ही क्रांतिकारियों की कथा लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगी। आज के जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, अपने घर अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की और देश के लिए प्राण न्यौछावर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। इस कहानी की अगली सीरीज़ में जो मेरी कहानी होगी वो होगी अशफाक उल्लाह, जिन्हें एक अमर देशभक्त कहा जाता है।